जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं सुबह 7 बजे वाली क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए एसएससी के लिए, हर एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ यूपी पुलिस हो या फिर यूपी ट्रिपल एस या फिर किसी भी स्टेट लेवल में जिसमें जीके जीएस बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है। मतलब अच्छे लेवल का मतलब कि जिसके जीके जीएस आप करने में बिल्कुल भी असमर्थ हो जाते हैं, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को देखते चलते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप 20 में तो 18 प्लस 17-18 क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। हाँ, ये करंट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं बिल्कुल व्याख्या, विस्तृत व्याख्या लेकर चलता हूँ, और इससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो मैं सभी वीडियो में आपको देता रहूँगा। डेली सुबह 7 बजे ये क्लास होती है। आप लोगों को ये डेली क्लास देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। दोस्तों, आइए शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी। देखिए, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, जब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन आ गया था, तो इसने कब इसे सत्ता हासिल कर लिया था, किस सन में। तो जो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, 3-4 ऑप्शन हैं: 1857, 1858, 1859 और 1860। दोस्तों, ये सभी तिथियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से ये बात पता होगी। 1858 इसका सही ऑप्शन होगा, और ये 1860 में ही पुलिस कानून बना था। 1858 में हुआ ये था कि जो 1857 का विद्रोह था, उसके बाद यानी 1858 में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था। ठीक, और ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वायसराय जो बना था वो लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक, जो भारत का प्रथम सम्राट था, प्रथम वायसराय था, वो लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। जब आपको पता है कि कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग का जब युद्ध हुआ था उसके बाद ही अशोक का मन जो है वो परिवर्तित हो गया था, और युद्ध का उसने ऐलान कर दिया कि अब वो युद्ध का त्याग कर रहा है। ठीक है, आपको बता दें कि अशोक ने 3 तरह के शिलालेखों का निर्माण कराया था। पहला था, जो लेख होते थे स्तंभ लेख वाले, देखो पहला था स्तंभ लेख, ठीक, दूसरा था शिलालेख, और तीसरा था गुहा लेख। ठीक, 3 तरह की लेख खुदवाए थे या फिर बनवाए थे। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी। इसका 4 ऑप्शन ये है। पहला है शिला राजादेश तृतीय, फिर बी है शिला राजादेश 13वां, शिला राजादेश 11वां, शिला राजादेश 10वां। तो कौन सा शिलालेख है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 13वां। 13वें शिलालेख में मौर्य शासक जो था अशोक ने कलिंग युद्ध से हताहत होकर हताहतों का अपने मतलब की परेशानियों का उल्लेख किया था, या फिर अपने मन परिवर्तन का उल्लेख किया था, और साथ ही युद्ध त्याग करने का और हृदय परिवर्तन की घोषणा भी कर दी थी। इसी शिलालेख में आपको बता दें कि पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन वहाँ के किया गया था कि अशोक के शिलालेख की जो खोज हुई थी 1750 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद इसके जो शिलालेख को पढ़ने का जो पहला वो जाता है, प्रिंसेप करके एक थे, उनका नाम था कुछ ऐसे ही करके, पूरा नाम नहीं याद आ रहा मुझे। आपको बता दें कि शिलालेख की जो खोज हुई थी वो पादरेटी पैंथलर ने किया था, और उसके बाद इन शिलालेखों की संख्या टोटल 14 थी। इन शिलालेखों में आपको बता दें कि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। जबकि आपको बता दें कि अशोक के लेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उसका सही ऑप्शन आपको ब्राह्मी ही मिलेगा। ठीक है, लिपि है, जो लिपि का प्रयोग हुआ था वो ब्राह्मी लिपि का। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। पहला जोधाबाई महल, दूसरा पंचमहल, तीसरा इबादत खाना, और डी है बुलंद दरवाज़ा। जो उसका धार्मिक विचार विमर्श होता था, मतलब देखो कई विचार विमर्श हो सकते हैं, राजनैतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, और एक हो सकता है धार्मिक। तो जब धर्म के से संबंधित कोई अगर ऐसी बात होती थी तो वो कहाँ ये सब बातें करता था, उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना में। ठीक है, आपको पता है कि मुगल सम्राट जो अकबर था, उसका जो कार्यकाल था 1542 से लेकर और 1605 ईस्वी तक था। ठीक,
उसके बाद इसने अपना धर्म विचार परामर्श इबादत खाने में करता था ये, और इसकी स्थापना जो है उसने 1575 ईस्वी में करा था। ये जो इसकी स्थापना थी वो 1575 ईस्वी में हुई थी। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि और ये इबादत खाना जो है आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। मूल रूप से यह स्थान सुन्नी मुसलमानों के लिए एकत्रित होने व धार्मिक चर्चा करने हेतु निर्मित किया गया था, लेकिन 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश की अनुमति मिल गई, और 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म चलाया, जिसका प्रधान पुरोहित स्वयं अकबर खुद ही था। ठीक, जो दीन इलाही शुरू किया था उसने वो कब किया था? 1582 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 39 देखेंगे। 39 में कह रहा है वे सुरक्षित वन क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक पादप व जंतु समुदाय को मानव हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से फलने फूलने का अवसर मिलता है वे कहलाते हैं। देखिए, वे सुरक्षित वन जहाँ पर प्राकृतिक पादप व जंतु समुदाय को मानव हस्तक्षेप के बिना, मतलब वहाँ मनुष्यों द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, न शिकार करने का, न ही वहाँ कुछ परिवर्तन करने का, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो प्राकृतिक रूप से फलने फूलने अवसर मिलता है, वे क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या फिर हॉटस्पॉट। जो 29 का सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, वो सुरक्षित वन क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक पादप व जंतु समुदाय को मानव हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से फलने फूलने का अवसर मिलता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। वर्तमान में देखिए, अगर अभी की बात करें तो भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 103। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। वैसे ये भी देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन भी। 30वें क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो जो 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिंगापुर। आपको पता है कि लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किए गए वैश्विक विकास सूचकांक में सम्मिलित 181 देश है, जिसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। और आपको अगर जानना है भारत का कौन सा स्थान था, तो ये जो है 122वां स्थान था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 31 देखेंगे कि निम्न में से कौन सी शैल अवसादी नहीं है। ठीक है, पहला है ब्रेशिया, दूसरा है टाइलाइट, तीसरा है संगमरमर, चौथा है बोरेक्स। इसमें से कोई एक शैल है जो कि अवसादी नहीं है। ठीक, तो देखिए, जो संगमरमर होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये अवसादी शैल नहीं है, ये कायांतरित शैल होती है। ठीक है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है ये वो होती है। इसका निर्माण जो होता है वो ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप आग्नेय व अवसादी शैलों के कायांतरण से होता है, और ये शैल आग्नेय व अवसादी शैलों से इतने भिन्न होते हैं कि व्यवहारिक रूप से इनका उद्गम निर्धारित करना असंभव है। ठीक है, तो इसका जो सिंपल सा सही ऑप्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, ये अवसादी शैल नहीं है। कैसा शैल है? कायांतरण। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कर्क रेखा के बारे में तो बहुत सारे अभ्यर्थी जानते हैं कि टोटल कितने स्टेट से होकर गुजरती है और कौन सा स्टेट है ऐसा जिससे नहीं गुजरती है। तो जो 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। राजस्थान होगा, छत्तीसगढ़ होगा, त्रिपुरा होगा, मध्य प्रदेश होगा, वेस्ट बंगाल होगा, छत्तीसगढ़, हाँ हो गया। तो ये सब है। 33 की बात करेंगे। 33 में कह रहा संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का मतलब क्या है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के बारे में कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग, और इसका अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसका आर्टिकल 315 है, जिसके तहत यूपीएससी का प्रावधान या फिर यूपीएससी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और यूपीएससी एक आपको पता है कि अखिल भारतीय वो है संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ही कर सकता है और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक, 33 का तो सही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी व राज्यों के लिए यूपीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। मैंने यूपीपीएससी जो कह दिया ये मैंने सिर्फ यूपी के लिए कह दिया, बाकी हर स्टेट का अपना एक
लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। या तो वो 6 वर्ष पूरा करें या फिर अपनी आयु का 65 वर्ष पूरा कर लें, तब तक उनका कार्यकाल बना रहेगा। और इस आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। अब भारत में संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्या इनके जो सदस्य होते हैं यूपीएससी के, इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपको बता दें कि महाभियोग सिर्फ 3 लोगों पर लागू होता है। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश क्या, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एचसी और एससी के जजेस और राष्ट्रपति। ठीक है। 34 देखेंगे। 34 में क्या कह रहा है? तो 34 में कह रहा है ये कि संविधान 21 अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। देखिए, एक तो पूछता है कि भारत में जो राजभाषा का प्रावधान है वो किस में है। एक आता है कि राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है, मतलब अलग अलग और भाषा से संबंधित अंदर से और आर्टिकल पूछ लेता है। 34 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 343। इसमें आपको पता है कि राजभाषा और लिपि इन दोनों के बारे में कहा गया है और ये संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार है, जिसमें टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है। अब उसके बाद आपको बता दें कि जो 344 है, इसके तहत राष्ट्रपति राजभाषा संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए राजभाषा आयोग का गठन प्रावधान करता है। वर्ष 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खरे थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें ये कह रहा है 61वां संविधान संशोधन संबंधित था। जो 61वां संविधान, देखिए जितने संविधान संशोधन है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो 61वां संविधान संशोधन था वो आपका चुनाव में मतदाताओं की आयु कम करने से था। ठीक है, जो चुनाव में मतदाता थे उनकी आयु को कम करने के लिए था, जैसे कि 21 साल से 18 साल किया गया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसकी जो मतदान आयु सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत में चुनाव मतदान वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इस संशोधन का उद्देश्य देश के युवा वर्ग को राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बनाना था। ठीक है। अब उसके बाद, यदि किसी प्रतियोगी फर्म को अल्पावधि में हानि होती है तो वह, इसके बारे में बताएंगे। यदि किसी प्रतियोगी फर्म को अल्पावधि में हानि होती है तो वह क्या होगा? उत्पादन बंद कर देगी, अपनी प्रचालन लागत को पूरा करने तक उत्पादन करती रहेगी, अपने उत्पाद की कीमत बढ़ा देगी या फिर विज्ञान अभियान चलाएगी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्पादन बंद कर देगी। यदि किसी प्रतियोगी फर्म का अल्पावधि में हानि होती है तो वह, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हमेशा सही होता है? आय बराबर उपभोग प्लस विनिवेश, आय बराबर उपभोग प्लस बचत, बचत बराबर निवेश, आय बराबर उपभोग प्लस बचत प्लस निवेश। अब इसका जो 37 का सही ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। एक कोशीय जीव 38 का देखेंगे। जो 38 का सही ऑप्शन होगा यीस्ट हो जाएगा कि एसिटेबुलेरिया हो जाएगा, एसिटोबैक्टर हो जाएगा या फिर अमीबा। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा एसिटेबुलेरिया। ठीक, सबसे बड़ा एक कोशीय जीव एसिटेबुलेरिया है। यह विशेष रूप से गहरे समुद्र में पाया जाता है। इसकी लंबाई 4 इंच होती है, यानी 10.16 सेंटीमीटर से अधिक अमीबा के समान होती है। इसकी खोज वर्ष 2011 में किया गया था और यह प्रशांत महासागर के मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त के सतह के नीचे की गई थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ये वीडियोस आप लोगों के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं।
तो देखते हैं क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। क्रिस्कोग्राफ जो होता है ये आपको बता दें कि ये एक वैज्ञानिक यंत्र है और इसका जो उपयोग किया जाता है ये पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है कि पौधे में कितनी वृद्धि हो रही है इसके लिए। अच्छा, इसकी खोज किया किसने था, तो इसकी खोज जो किया था वो जेसी बोस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ। अब उसके बाद अगर मैं बता दूं कि जगदीश चंद्र बोस जो थे इन्होंने इसका कब किया था, तो ये 1928 ईस्वी में किया था और ये एक भौतिक व जीव विज्ञानी थे और ये भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे जिन्होंने रेडियो व सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर भी कार्य किया और उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। जो रेडियो विज्ञान होता है, रेडियो साइंस, ये उसके जनक हैं। कौन? जगदीश चंद्र बोस। 40 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 40 में कह रहा है कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। रडार तो अगर आप जानते हैं तो बहुत ही आसानी से बता देंगे, वैसे ये खासकर आर्मी यूज़ करती है। निगमन पनडुब्बियों का पता लगाना, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना, तुल्यकारी उपग्रह का पता लगाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो 40 का सही ऑप्शन होगा दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना। देखिए, रडार का जो प्रयोग है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान तो करना ही करना है और ये एक सूक्ष्म और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। रडार का जो पूरा नाम होता है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है। जो रडार ऐसे लिखा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो, ठीक, डिटेक्शन एंड रेजिंग। ठीक, अब इसके बाद बता दें कि जो इसकी खोज किया था वो रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। ठीक, और इसकी सहायता से वायुयान, जलयान, मोटरयान आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा व चाल का दूर से ही पता लगा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मौसम परिवर्तन की भी जानकारी उपलब्ध करा देता है। ठीक, अब देखेंगे कि स्याही किससे बनाई जाती है। इसके बारे में आप अगर जानते हैं तो बेहतर है, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा। 41 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, जो स्याही बनाई जाती है वो किसके द्वारा? टेनिन के द्वारा। ठीक है, देखिए जो टेनिन होता है ये एक रोशनाई द्रव है। ठीक है, जब अगर आप स्याही पानी में डालते हैं ना तो थोड़ा एक उसमें देखेंगे तो अजीब सा कलर दिखेगा। इसमें अनेक रंजक होते हैं, पिगमेंट्स जिसको कहते हैं, और इसका उपयोग ही होता है जो लिखने व चित्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, 42 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 42 में क्या कह रहा है? 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स। 3 है, तीनों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? मतलब ये एक टाइप का संक्रामक रोग होगा और जो 42 का सही होगा वो हो जाएगा हेपेटाइटिस। तो अगर आप हेपेटाइटिस या फिर एड्स जो कि HIV नामक रोग है, टैटू बनवाने के द्वारा ये HIV भी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 दोनों होंगे। हेपेटाइटिस, एड्स या HIV नामक रोग जो है टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस यानी HBV वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ये जो होती है ये एक वायरस के कारण होती है, ना कि कोई फैलाव के द्वारा। ठीक है, तो ये जो हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो HBV हेपेटाइटिस के कारण होने वाली बीमारी है। ये मुख्यतः यकृत, आपको बता दें कि ये लीवर को प्रभावित कर देता है। ठीक है, हेपेटाइटिस। और इसके प्रमुख लक्षण जैसे आँख व त्वचा का पीला होना। इसके विपरीत जो एड्स है नामक, ये HIV नामक रोग वायरस से होता है और ये रेट्रो वायरस परिवार का सदस्य है। और इसके रोग जो होते हैं जैसे कि तो ये है कि खासकर जो हेपेटाइटिस है ये लीवर को प्रभावित करता है और जो एड्स की बीमारी है ये रेट्रो वायरस परिवार का एक सदस्य है, यानी कि इस तरह से ये फैलता है। तो 2 और 3 इसका दोनों सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आवृत बीजी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पे आप गौर करना, इसमें से 3 ऑप्शन तो सही होंगे लेकिन एक ऐसा होगा जो गलत होगा। आवृत बीजी के बारे में अगर आप जानते हैं तो ही आप इसको सही कर पाएंगे। 43 देखेंगे कि इसमें बीज सदैव फलों के अंदर होता है। इसके अंतर्गत एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री समूह आते हैं। इसकी जड़ों में पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। इसमें पत्तियाँ तने के पर्व संधियों से निकलती हैं।
43 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी जड़ों में पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आवृत बीजी वर्ग के जो पौधे होते हैं इनके जड़ों में पर्व व पर्व संधियाँ होती हैं, और यह कथन जो है वो आवृत बीजी के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अलावा ये और ये सही है। इसमें बीज सदैव फलों के अंदर होता है। ठीक, इसके अंदर एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री समूह आते हैं। हाँ, इसमें पत्तियां तने की पर्व संधियों से निकलती हैं। ये तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको बता दें कि जो ये होते हैं, जो आवृत बीजी पौधा होता है, एक प्रकार से अगर इसकी बात करें तो इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं तथा पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल व बीज पूर्ण विकसित होते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीज पत्रों की संख्या के आधार पर ये पौधे दो वर्गों में विभाजित होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 44 देखेंगे। 44 में कह रहा, वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे प्रायः क्या कहा जाता है? कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को जिसमें रखा जाता है वो कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। ठीक, 45 देखेंगे। 45 में कह रहा है कि कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत में किस राज्य में प्रसिद्ध है? 45 का ऑप्शन हो जाएगा, कसीदा जो है वो जो कढ़ाई है वो जम्मू कश्मीर की है। ठीक, जम्मू कश्मीर में कसीदा नामक कढ़ाई की जाती है। आगे बढ़ेंगे। ये मिस यूनिवर्स क्यों, ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 47 देखेंगे। 47 कह रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? खाद्य सुरक्षित अधिनियम जो है ये किस वर्ष सुरक्षित किया गया या फिर अधिनियमित किया गया था? तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2013 में इसको अधिनियमित किया गया था, यानी कि इसको पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 17 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को वहनीय मूल्यों की अच्छी गुणवत्ता, खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य व पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं व 3 रुपये प्रति किलो चावल देने की भी व्यवस्था की गई है। ठीक, 2 रुपये किलो प्रति गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो क्या है, चावल। ठीक, ये प्रावधान किसके तहत जोड़ा गया था? इसके धारा 3 के तहत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। 47 देखेंगे। 47 ही हो गया है। 48 देखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? 48 का जो सही ऑप्शन होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम मतलब भारत ने आज़ादी जीत ली। पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की आज़ादी व हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने पर अपने विचार प्रकट किए हैं। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक व पत्रकार थे तथा अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का विरोध करने वाले प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से थे, और ये हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया करते थे। और ये भी बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1940 से 1945 तक अध्यक्ष रहे और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के। ठीक, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 जुलाई। सभी जानते होंगे ये बात तो कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या से संबंधित समस्याओं के प्रति वैश्विक चेतना जागृत करना तथा लोगों को परिवार नियोजन या फिर मातृ स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक करना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का नाम आप सभी सुने होंगे, कि संचालक परिषद द्वारा वर्ष 1989 ईस्वी में पहली बार की गई थी। ठीक है, 11 जुलाई 1989 को पहली बार मनाया गया था विश्व जनसंख्या दिवस।
डमकच नृत्य। 50 का जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, और ये डेली सुबह 7 बजे क्लास होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए जीके जीएस की बेहतरीन क्लास है, जिसमें मैं वो हर एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हाँ, ये है कि एक दिन में कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। आप डेली देखते रहें, ये क्लास मैं डेली सुबह 7 बजे लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोग अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप रिज़ल्ट आप खुद ही देखेंगे कि कितना पॉजिटिव हो जाता है, और बहुत ही कम समय में आपके 25 क्वेश्चन कराता हूँ मैं। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो ये है कि डमकच नृत्य के बारे में बताना है। जो 50 का सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा झारखंड, डी ऑप्शन। जो ये डमकच नृत्य है वो झारखंड का है, ठीक। एक लोक नृत्य है, और ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के नागपुरी भाषी लोगों द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य जो है मुख्य रूप से वैवाहिक अवसरों पर ही आयोजित किया जाता है। इसमें दूल्हा दुल्हन के परिवार के सदस्य जो होते हैं एक दूसरे से हाथ पकड़ के अर्धवृत्त बनाते हैं और नृत्य करते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। डेली मिलते हैं सुबह 7 बजे ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद,